नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस बैठक का आयोजन होगा। 27 और 28 दिसंबर को मंथन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज और कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कल से शुरू हुए 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने और भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोड मैप तैयार करेगा। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की कवायद तेज हो रही है। भारत सरकार इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों को भी विकसित राज्य के तौर पर विकसित करने का रोड मैप बना रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 दिसंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक करेंगे। उधर दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक इलाके के कूचा रहमान में अचानक भीषण आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिस स्थान पर आग लगी वहां नीचे दुकानें स्थित हैं और ऊपर आवासीय मकान बने हुए हैं, जिससे आग के तेजी से फैलने की आशंका बनी रही। आग की लपटें उठते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी थे। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग से भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि यह घटना एक ही दिन में दिल्ली में आग लगने की चौथी बड़ी घटना है। इससे पहले शुक्रवार को राजधानी के अलग अलग इलाकों में आग लगने की 3 घटनाएं सामने आई थी। इनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके की एक घटना सबसे गंभीर रही, जहां 4 मंजिला इमारत की निचली मंजिल में आग लगने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से झुलस गया। इस घटना की सूचना दमकल विभाग को सुबह मिली थी, जिसके बाद तत्काल कई दमकल गाड़ियां भेजी गई थी। लगातार हो रही आग की घटनाओं ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए राजधानी स्थित इंदिरा भवन पहुंचे। ये बैठक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित की गई, जहां पार्टी के शीर्ष नेता और सदस्य एकत्रित हुए। बैठक में संगठन से जुड़े अहम मुद्दों, मौजूदा राजनीतिक हालातों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जानी है। सलमान खुर्शीद के पहुंचने के साथ ही मुख्यालय में राजनीतिक हलचल तेज दिखाई दी, क्योंकि इस बैठक को पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। उधर दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में इन दिनों स्मॉग की घनी परत देखने को मिल रही है, जिससे वातावरण बेहद खराब हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 410 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। राजधानी में शीतलहर के साथ प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। एम्स और आनंद विहार जैसे इलाकों से सामने आए ड्रोन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पूरे क्षेत्र में स्मॉग की चादर छाई हुई है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जबकि दिल्ली में ठंड के साथ साथ जहरीली हवा और दिन भर बना रहने वाला कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान घना कोहरा, धीमी रफ्तार की हवाएं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन, विजिबिलिटी और प्रदूषण स्तर पर पड़ा है। हालातों को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 और 28 दिसंबर के लिए दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड और स्मॉग की दोहरी चुनौती ने लोगों की दिनचर्या को खासा प्रभावित कर दिया है। तो ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर अक्षरधाम, आनंद विहार और एम्स इलाके की तस्वीर, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह के वक्त धुंध की एक मोटी परत छाई हुई है। ये सिर्फ धुंध ही नहीं बल्कि प्रदूषण और धुंध का मिला जुला असर है। तो एक बार फिर से ठंड और प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अक्षरधाम में स्मॉग की घनी चादर देखने को मिली। आनंद विहार में भी विजिबिलिटी काफ़ी कम रही और एम्स में भी हवा में प्रदूषण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो अक्षरधाम में, आनंद विहार में और एम्स में विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। गाड़ियों की रफ्तार थमती हुई नजर आई। धुंध की एक मोटी परत हर तरफ छाई हुई नजर आ रही है। तो जहरीली हवा का प्रकोप दिल्ली एनसीआर वासी अभी भी झेल ही रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। AQI 410
कई जगहों पर दर्ज किया गया। यानी कहा जा सकता है कि अभी भी जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अभी भी स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। प्रदूषण की मार जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों को लगातार झेलनी पड़ रही है। कई जगहों पर विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि धुंध की एक मोटी परत हर तरफ छाई रहती है। क्या स्थिति है, क्या प्रदूषण के हाल है इस वक्त, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए साहिल, कहीं ना कहीं ट्रिपल अटैक एक तरीके से फिर दोबारा से जो नोएडा वासी हैं या एनसीआर की बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली के खास जगहों की बात करें तो लगातार वहां पर प्रदूषण की मार लग रही है, ठंड की मार लग रही है और साथ में कोहरे की मार लग रही है। तो इसको ट्रिपल अटैक कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो एक आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर कर रहा है। लगातार जो 2 दिन से लगातार धूप निकल रही थी तो कहीं ना कहीं जो उसकी हवा की गति थी वो नम हो गई थी, कमी हो गई थी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जो हवा चल रही थी एक बार फिर से वो लगातार कम हो गई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। जो प्रदूषण के जो कण हैं वो वहीं के वहीं ठहर गए हैं और हमारे सांस लेने के जरिए। साहिल, मैं आपको बता दूं, अगर इस जो जैसे कई जगहों पर 400 पार है तो ये 400 पार काफी बेहद खराब श्रेणी में आता है और लगातार अगर हमने इसमें 3 मिनट सांस ले लिया तो हमें सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि आप मास्क लगा के निकलें, घर से किसी काम से निकलें। कहीं ना कहीं बात की जाए मरीजों की संख्या की तो साहिल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेकिन इस महीने में 285 मरीज जिला अस्पताल में पहुंचे। आप अनुमान लगाया जा सकता है कि 40% वृद्धि, 40 मरीजों की 40% जो वृद्धि है वो संख्या जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हर हॉस्पिटल की बात की जाए, जिला हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। या नोएडा के बच्चों के हॉस्पिटल की बात की जाए, पीजीआई की बात की जाए तो वहां पर भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज्यादा इस पर जो प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको फेफड़ों की दिक्कतें हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर का भी साफ तौर पर कहना है कि जो ये इस महीने में जो 285 जो मरीज आए हैं उनमें सबसे ज्यादा यही लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। जी साहिल। बिल्कुल अरबाज, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि स्थितियां अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई हैं। कुछ दिन ऐसा लगता है कि मौसम थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा धुंध का असर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्थितियां गंभीर श्रेणी में पहुंच गई हैं। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, ग्रैप 3 की पाबंदियां अभी भी लागू हैं। उसके बावजूद जो प्रदूषण की स्थिति है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार तमाम तरीके की पाबंदियों के बावजूद हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और ऐसे में लोगों के लिए खासा मुश्किलें यहां पर सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए प्रयास की, चाहे वो प्राधिकरण हो, चाहे वो नियंत्रण बोर्ड हो, तो कोई ना कहीं माना जा सकता है वो हर तरीके का प्रयास करता नजर आ रहा है। रेड अलर्ट जारी करता है, साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, साथ ही ग्रेप 4 लगाता है, फिर हटा भी देता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं वो लगातार बन रहे हैं, लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 400 पार कई जगहों पर देखने को मिला है। नोएडा के कई इलाकों की बात की जाए, सेक्टर 62 की, सेक्टर 63 की बात की जाए, सेक्टर 125 की बात की जाए, सेक्टर 101 की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की बात की जाए या नॉलेज थर्ड पार्क की बात की जाए, तो लगातार यहाँ पर प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी है और सबसे ज्यादा जो प्रदूषण बढ़ रहा है, साहिल मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ठंड है तो कहीं ना कहीं लोग लकड़ियां जला रहे हैं, उसका प्रदूषण, जो जगह जगह पर रोड बन रहे हैं उनसे उड़ती धूल का प्रदूषण, जो रोड बन रहे हैं, जो साथ में ट्रैफिक लग रहा है और 1 करोड़ 20 लाख गाड़ियां जो यहाँ पर घूम रही है, जिले में घूम रही है। तो या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सब जगह की बात की जाए, या खास करके यहाँ की नोएडा एनसीआर की बात की जाए, तो यहाँ पर जो जिले में गाड़ियां घूम रही हैं, प्रदूषण वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा घूम रही हैं। हाँ, ट्रैफिक पुलिस लगातार चालान कर रहा है, लगातार गाड़ी को सीज कर रहा है, लेकिन प्रदूषण रोकने का नाम नहीं ले रहा है। जी साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है वो लगातार देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। अक्षरधाम, आनंद विहार और एम्स की तस्वीरें, जहां पर धुंध की एक मोटी परत सुबह शाम लगातार देखने को मिल रही है। अक्षरधाम में स्मॉग की घनी चादर
AQI 410 रिकॉर्ड किया गया है। हवा अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, यानी लोगों के लिए ये जहरीली हवा जान का खतरा लेकर सामने है। तो लोगों की जा रही है कि जितना हो सके घरों के अंदर ही समय बिताएं। जहरीली हवा में बाहर निकलना उनकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं नए साल से पहले दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले ने ऑपरेशन आघात 3.0 को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग आपराधिक मामलों में शामिल 285 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद अपराध पर लगाम लगाना और असामाजिक तत्वों के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ना था, ताकि शहर में लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। अभियान के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध सामान भी बरामद हुआ है। कार्रवाई में 21 देशी पिस्टल, 20 कारतूस और 27 चाकू जब्त किए गए, जिससे अवैध हथियारों के कारोबार पर बड़ा प्रहार हुआ है। इसके साथ ही नशे के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 6.01 किलोग्राम गांजा और 12,258 क्वार्टर अवैध शराब भी बरामद की गई है। जुए से जुड़े मामलों में पुलिस ने 2,30,990 रुपये नकद जब्त किए हैं, जो संगठित अपराधों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है। चोरी की संपत्ति के तौर पर 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और 1 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है, जिससे वाहन चोरी और संपत्ति अपराध में लिप्त गिरोह को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा पुलिस ने कुल 504 लोगों को कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया, जबकि 116 बदमाशों को भी पकड़ा गया। साथ ही 10 संपत्ति अपराधियों और 5 ऑटो लिफ्टरों की गिरफ्तारी की गई, जिनसे चोरी से जुड़ी कई अहम जानकारियां और सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने 1306 लोगों को राउंड अप कर पूछताछ भी की है, ताकि अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। ये पूरी कार्रवाई नए साल से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक के बाद एक 3 गुरुद्वारों को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर रात अज्ञात चोर खिड़कियों के रास्ते गुरुद्वारे के अंदर घुसे और वहां लगे ताले तोड़कर कीमती सामान और नकदी चोरी कर ले गए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया और श्रद्धालुओं ने नाराजगी दिखाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लगातार हुई इन चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी कोतवाली क्षेत्र के सालाखेड़ी गांव में चोरों ने एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये मकान दीपक लाटियान का है, जिनके परिवार के सभी सदस्य किसी निजी काम से मेरठ गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़ दिए और पूरे मकान को बारीकी से खंगाल डाला। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया और डीवीआर अपने साथ ले गए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। जानकारी के अनुसार चोर घर से करीब 3,50,000 रुपये नगद और लगभग 15 लाख रुपए की कीमती सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। जेवरात में महिला की गृहस्थी से जुड़े गहने जैसे कानों के कुंडल, पायल, गले का हार, अंगूठियां और अन्य कीमती सामान शामिल बताया जा रहा है। चोरों ने कपड़े, टीवी और अन्य घरेलू सामानों को हाथ तक नहीं लगाया और केवल नकदी व आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना का पता तब चला जब परिवार का एक सदस्य गांव पहुंचा और घर का ताला टूटा देखा। इसके बाद पीड़ित परिवार मेरठ से तुरंत गांव लौटा और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक व स्थानीय पुलिस टीम के साथ गहन जांच शुरू की गई। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आसपास के सुराग खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वो गांव के मूल निवासी हैं और पहले भी मकान को लेकर कुछ असामाजिक गतिविधियों की शिकायत कई बार थाने और मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर चुके हैं, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में सीओ फुगाना नीरज सिंह ने जानकारी दी कि चोरी की घटना की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोरी किए गए सामान की विस्तृत सूची अलग से ली जाएगी और सीसीटीवी डीवीआर की बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ भी लिया जाएगा। देखिए, मैं ये गांव का मूल निवासी हूँ। ये मेरा घर है जहाँ आप लोग सभी खड़े हैं। मैं इतवार में शाम को 4 बजे के आसपास मेरठ के लिए निकला। सर्दी का मौसम था, माँ बाप को भी संग ले गया। तो कल मेरा भाई आया यहाँ पे नींबू तोड़ने के लिए, नींबू भी लगा रखे हैं। देखा ताला खुला हुआ है, तो आके अब देखा पूरा घर जिसे कहते हैं, एक एक चीज नीचे हर कमरे में, छत पे जाके भी सब कुछ साफ किया हुआ है। तो पूर्ण रूप से सब कुछ साफ किया हुआ है। थाना तितावी के अंतर्गत गांव सालाखेड़ी में दीपक रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ मेरठ में निवास करते हैं। यहाँ पर उनके माँ बाप रहते हैं। पिछले संडे को जो है अपने माँ बाप को साथ में रह गए थे।
घर पर ताला बंद था। आज उनको जानकारी हुई कि उनके घर में चोरी कर ली गई है। उनके द्वारा उस संबंध में तहरीर दी गई है। इसके आधार पर सुसंगत धाराओं में 47 पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी उनके द्वारा तहरीर में लिखा नहीं गया है कि क्या क्या गया, 3 सामान लिखा गया है और वो अलग से शायद उस पर तहरीर देंगे, उसको उस पर समाहित किया जाएगा। हाँ, उनके घर का जो CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और DVR को ले गए हैं और उसमें टीम में गठित कर दी गई है। शीघ्र उसका अनावरण किया जाएगा। तो मुजफ्फरनगर की एक घटना है जहां पर खाली मकान का फ़ायदा उठाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और एक बड़ी वारदात यहां सामने आई है। बताया जा रहा है कि नकदी और जेवरात लेकर चोर गायब हो गए। CCTV तोड़कर DVR भी चोर अपने साथ ले गए ताकि उनकी पहचान ना हो सके। तो मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई नज़र आ रही है और बंद मकान में इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, मुजफ्फरनगर में चोरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और बंद पड़े मकान का फ़ायदा उठाकर चोर कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए, क्या जानकारी? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की तितावी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव साला खेड़ी का है, जहां पर लाठियाल परिवार का जो परिवार था वह बाहर गया हुआ था और बंद पड़े मकान में बेखौफ चोरों द्वारा लगभग 3.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया। उसके साथ साथ 15 लाख के से अधिक के करीब सोने चांदी के जो आभूषण थे उन पर हाथ साफ किया है। वहीं जब पीड़ित परिवार अपने घर पर पहुंचा तो वहां पर उन्होंने देखा कि घर में कुछ भी सामान नहीं है और उसकी जब उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर ली और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जी बिल्कुल कुलदीप, और क्या किसी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ लग पाया? क्योंकि बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज की DVR भी चोर अपने साथ ले गए ताकि उनकी कोई पहचान न हो पाए। तो पुलिस ने प्रथम दृष्टया किसी तरह का कोई सबूत यहाँ पर जुटाए हैं, किसी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा इस चोरी की घटना में लगभग 3 टीमें गठित की गई है, जिसको लेकर अलग अलग हर पहलू पर काम किया जा रहा है। वहीं बताया यह भी जा रहा है जो घर में लगी CCTV फुटेज थी, पुलिस CCTV फुटेज को भी अपने साथ ले गए और पुलिस जो आसपास के इलाकों में CCTV फुटेज लगी है उन्हें बड़ी ही बारीकी से उनकी जांच कर रही है। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहाँ पर बंद मकान में बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3-3.5 लाख रुपए नकदी और लगभग 15 लाख रुपए के जेवर लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं मेरठ में सरकारी खजाने से 10.96 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। 6वीं वाहिनी PAC के अकाउंट ब्रांच में तैनात एक दारोगा और एक सिपाही पर वेतन से जुड़े रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी कोषागार पोर्टल पर सैलरी से संबंधित प्रविष्टियों में बदलाव कर रकम का गबन कर रहे थे। मामले के उजागर होते ही विभाग ने तत्काल सख्त कदम उठाते हुए सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और सिपाही आशीष को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि इस पूरे मामले में पल्लवपुरम थाने में पहले ही मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी धन में हेराफेरी को गंभीर अपराध माना जाता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने का संदेश दिया गया है। ये थाना पल्लवपुरम पुलिस को जो 6वीं बटालियन है उनकी तरफ से कंप्लेंट दी गई थी कि वहाँ पर मौजूद एक अकाउंटेंट और एक सिपाही द्वारा करीब 10,86,000 रुपये का गबन किया गया है। और ये जो PAC उनके द्वारा जांच की गई थी कमांडेंट के द्वारा, और उसमें सामने आया था उनके द्वारा ये कंप्लेंट दी गई। कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो अकाउंटेंट सिपाही दोनों को हैंडओवर किया गया था पुलिस को कल रात में गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई। वहीं बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड के बीच गरीब और जरूरतमंद लोग सर्दी से बेहाल नजर आ रहे हैं। लगातार गिरते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है, खासकर ऐसे लोग जिन्हें ठंड से बचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को देखते हुए ASP सिटी रिंजुल ने मानवीय पहल करते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। ASP सिटी स्वयं नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में पहुंचे और सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले गरीब लोगों को कंबल बांटे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की।
इस पहल से ज़रूरतमंदों को बड़ी राहत मिली और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना भी की। आज इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है और रोज़ ही भारी कोहरा पड़ रहा है और अभी जनवरी में और भी ज़्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। तो इसी को देखते हुए कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में उन लोगों को तलाशा गया जिनके पास ठंड से बचने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कुछ बच्चे जो आग ताप रहे थे, ई रिक्शा वालों को हमने रोककर उन लोगों को भी कंबल वितरण किया और ये बुलंदशहर पुलिस की तरफ से आज ये कंबल वितरण हुआ है। और ऐसे ही जो अभियान है ये अलग अलग एरियाज़ में जैसे खुर्जा, डिबई यहाँ भी किए जा रहे हैं। लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ सबसे पहले कि अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने जितने भी अपने आसपास वाले लोग हैं उनको ठंड से बचाएं। और अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने घर के पास, अपने ऑफिस के पास या रास्ते में आते जाते कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जिसके पास ठंड से बचने के साधन नहीं हैं तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, आपको बदले में बहुत ही दुआ मिलेगी। वहीं हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गंदू नगला गांव में रजवाहा टूटने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अचानक पानी का तेज बहाव खेतों में घुस गया जिससे सैकड़ों बीघा में खड़ी फसल पानी में डूब गई। खेतों में भरा पानी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। घटना की जानकारी मिलते ही गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और किसान मौके पर जुट गए। किसानों ने प्रशासन से जल्द रजवाहे की मरम्मत कराने और नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। फसल डूबने से आर्थिक संकट गहराने की आशंका है और प्रभावित किसान भविष्य को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। मेरठ से बड़ी खबर, 6.63 लाख वोटर SIR में गायब हो गए हैं। तो कैंट विधानसभा में 1,53,172 वोटर नदारद पाए गए। दक्षिण विधानसभा में 1,52,997 वोटर गायब हैं। कैंट दक्षिण सीटें बीजेपी की मजबूत सीटें मानी जाती हैं। तो 1989 से कैंट विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा रहा है और हस्तिनापुर में 63,500 वोट SIR में गायब है। तो सिवाल खास में 65,527, पिठोर में 62,930 वोट कम है। जिले में अब 20.35 लाख वोटर SIR के बाद बचे हैं। वहीं मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में ABVP कार्यकर्ताओं के एक काफिले ने जमकर हंगामा किया जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। अबू लेन और बेगम ब्रिज इलाके में चलती कारों से लटककर युवकों ने हुड़दंग मचाया और सड़क पर चल रहे राहगीरों को परेशान भी किया। आरोप है कि विरोध करने पर लोगों को धमकियां भी दी गई जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने पर सदर बाजार थाना प्रभारी विजय राय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के हुड़दंगों को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम बहुल इलाके के एक प्रमुख चौक का नाम अचानक बदलने से विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। बुधवार रात नगर पालिका द्वारा चौक पर नए नाम के बोर्ड लगा दिए गए जिससे स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं में असंतोष और चर्चा तेज हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शासन से आदेश आया था कि किसी एक चौक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाए, लेकिन नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में अभी तक इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से पास नहीं किया गया है। इसके बावजूद प्रशासन ने जल्दबाजी में रातों रात चौक पर नए नाम के बोर्ड लगा दिए। वर्तमान विवाद के संदर्भ में ये भी सामने आया है कि करीब 1996 में नगर पालिका की एक बैठक में इसी चौक का नाम एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वर्षों बाद भी चौक उसी पुराने नाम से जाना जाता रहा। अचानक नाम बदलने के इस फैसले से जनता और राजनीतिक वर्ग के बीच मतभेद उभरे हैं। कुछ लोगों ने इसे उचित कदम बताया है जबकि कई इसे आलोचना का विषय मान रहे हैं। इस मामले पर राजनीतिक नेताओं का कहना है कि महान व्यक्तित्वों को विवादों में नहीं खींचा जाना चाहिए। एक और ये देखा गया है कि चौक का नया नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिनकी पहचान और योगदान जनता को ज्ञात है, जबकि पुराने नाम के पीछे का महत्व कम लोगों को पता था। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि मौजूदा निर्णय सही दिशा में कदम है और लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाम से चौक का नामकरण किया जाना उचित है। नगर पालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शासन से आदेश आने के आधार पर बोर्ड लगाए गए हैं और बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास होने के बाद ही ये नामांकन फाइनल होगा।
उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की सहमति से ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और फिलहाल ये कदम शासन के निर्देश के अनुसार केवल प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में किया गया है। शासन से ऊपर से आया था कि एक अटल चौक नाम रखा जाएगा, अटल मार्ग रखा जाएगा। उसी के तहत हमने मीनाक्षी चौक को अटल चौक का नाम दिया है। अभी तो उसका प्रस्ताव जाएगा, पास होगा तब ये फाइनल होगा, अभी पास नहीं हुआ। रिपोर्टिंग तो जैसे कि शासन से आया था तो आपको एक तो कोई मैसेज देना होता है ना कि हमने इस चौक को अटल चौक रखा है, तो अभी तो प्रस्ताव जाएगा उसका, लेकिन उसका मुझे नहीं पता। मैं तो 2.5 साल से हूँ, मैंने कभी सुना नहीं नाम, तो मुझे लगता नहीं वो शायद प्रस्ताव पास हुआ था। अगर होता तो नाम फिर वही होता। तो देखते हैं जो भी सही होगा, जो जैसे भी जो सबकी सर्वसम्मति से होगा वही सब चीज करी जाएगी। अब मीनाक्षी को याद नहीं है, कौन था मीनाक्षी पता ही किसी को नहीं है, तो बदल दिया, ठीक है। अटल बिहारी का नाम सब जानते हैं और ठीक कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री रहे, नदियों को जोड़ने का काम उन्होंने करा। उन विचारधारा पर तो चल रहे तो इनके भी पाप धो जाए। जब पापी सरकार आज चल रही है तो उन विचारधारों पर चल गए तो इनके भी पाप धो जा। ये तो पूंजीवाद की सरकार है, वे तो ठीक है, उनके नाम पर कर दिया। अपने मुजफ्फरनगर में भी उनका संबंध रहा है पहले। महापुरुषों को विवाद में नहीं घुसेड़ना चाहिए और अपनी अपनी मानसिकता है, इस मानसिकता के मानने वाले हैं कि महापुरुष कोई भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी भी छोटे नेता नहीं थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।